अब तो मेरी चौथी बहू आ जाएगी, फिर तो मैं गंगा नहा लूंगी। तू जानती है कमला, मेरी चौथी बहू बड़े ही अमीर घर से है। मेरे बेटे अंकुश के मालिक की बेटी है। उसे अंकुश को देखते ही प्यार हो गया था। क्या सच में गायत्री, तेरी सबसे छोटी बहू इतनी अमीर है? हाँ हाँ, अब तो मेरी ऐशी ऐश है। अब तो बस मुझे अपनी छोटी बहू के आने का इंतजार है। अब तुम देखना, उसके गृह प्रवेश होने दो, कितने अच्छे से स्वागत करूंगी उसका। भले ही मैं उतनी अमीर नहीं, लेकिन अपनी सबसे छोटी बहू का गृह प्रवेश ऐसा करूंगी कि सब मोहल्ले वाले देखते ही रह जाएंगे। गायत्री की तीनों बहुएं बहुत ही अच्छी थीं, लेकिन वो तीनों गरीब घर से थीं और इसीलिए उन तीनों को उनकी सास पसंद नहीं करती थी। वो तीनों जेठानियां अपनी सास और उनकी सहेली की बात सुन लेती हैं। अब हमारे मायके वाले गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? माँ जी हमें शुरू से ही पसंद नहीं करती, लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी देवरानी आ रही है या कोई तोप जो माँ जी उसके लिए इतनी खुश है। जो भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस अपनी देवरानी के आने की खुशी मनानी है। मेरे लिए वो उतनी ही खास है जितनी कि तुम दोनों। दीदी, आप इतनी अच्छी हो, इसीलिए तो हम आपके साथ शादी के इतने सालों बाद तक है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और तीनों जेठानियों के देवर यानी कि अंकुश की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। अरे, हमारे देवर को अच्छे से हल्दी लगाओ ताकि हमारी देवरानी आए तो इनके चेहरे का ग्लो देखकर ही वो खुश हो जाए। अरे, तुम एक बार हल्दी चढ़ने तो दो, फिर देखना कैसे हमारे देवर जी निखर जाएंगे। अरे आप देखना जेठानी जी, दुल्हन से ज्यादा तो हमारे देवर पर ही हल्दी की रंगत का निखार आने वाला है। हाँ हाँ, बस करो तुम लोग, नजर मत लगाओ मेरे बेटे को। आई बड़ी नजर लगाने वाली। क्या माँ, आप भी ना, और भाभी तो मेरी बलाएं लेती हैं। ऐसी 3 अच्छी भाभियां होते हुए भले हमें नजर कैसे लग सकती है? हाँ, ये बात तो सच है देवर जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आने वाली देवरानी के बाद आप अपनी इन भाभियों को ही भूल जाओ? बेटा अपनी माँ को कभी भूल सकता है क्या भाभी? बस बस, अब बंद भी करो मेरे बेटे को भड़काना। अरे, अभी उसकी दुल्हन ब्याह कर आई नहीं कि तुम सबको मिर्ची लगनी शुरू हो गई। हाँ, लगेगी भी क्यों नहीं, तुम सबसे अमीर बहू जो आ रही है मेरी। मेहमानों के बीच में खरी खोटी सुनने के बाद वो तीनों शर्मिंदा हो जाती हैं, जिसके बाद सुमन कहती है, उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम जानती तो हो माँ जी का स्वभाव कैसा है। अब और भी बहुत से काम बाकी हैं। ऐसे ही बारात वाला दिन भी आ जाता है और अंकुश घोड़ी पर सवार होकर निकल पड़ता है अपनी दुल्हनिया को लेने। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं हुक्म चलाऊंगी मैं, आँख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी हमारी देवरानी। उन तीनों को ये गाना गाते देख अंकुश की होने वाली पत्नी मन ही मन सोचती है, डरने वाली और मैं माय फुट। वो तो लव मैरिज है इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, अगर अरेंज होती तो सबके सामने मजा चखा देती। ऐसे उन दोनों की शादी हो जाती है। अब ससुराल में सास अपनी छोटी बहू के आने की खुशी में गृह प्रवेश की तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई थी। इसी भागदौड़ में उसका पैर पायदान में अटका और उनका संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण वो नीचे गिर गई और उनके हाथ में चोट लग गई। हाय रे, मर गई रे, मर गई। अरे माँ जी संभालिए, आप ठीक तो है ना? हाय मेरा हाथ, ये तुम तीनों गरीब बहुओं की वजह से हुआ है। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मुझे मेरे कमरे में ले चलो। तीनों बहुएं अपनी सास को कमरे तक ले जाती हैं। अब मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश कैसे करूंगी? मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा। मैं अभी डॉक्टर को फोन कर देती हूँ, माँ जी वो दवाई दे देगा तो आराम मिल जाएगा आपको। और गृह प्रवेश की चिंता आप मत कीजिए, हम तीनों जेठानियां हैं ना, अपनी देवरानी का ऐसा स्वागत करेंगे कि सब देखते ही रह जाएंगे। डॉक्टर ने आकर सास को दवाई दी और फिर तीनों जेठानियां अपनी देवरानी के गृह प्रवेश की तैयारियों में लग गई। कुछ देर बाद बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। देवरानी अंकुश के साथ गाड़ी से बाहर आती है तो जोर जोर से ढोल बजना शुरू हो जाता है। साथ ही तीनों जेठानियां अपनी देवरानी के स्वागत में आंगन से दहलीज तक फूल बिछा देती है। देखो तो भला कितनी तैयारी की है तीनों जेठानियों ने। लेकिन प्रिया मुंह बनाते हुए दहलीज तक आती है और ऊंची आवाज में बोलती है, ओफो, अब बंद भी करो ये सब, मैं थक चुकी हूँ। अब जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करो, मुझे रूम में जाकर रेस्ट करना है। बस देवरानी जी 5 मिनट और। फिर तीनों जेठानियां मिलकर आरती की थाली से अपनी देवरानी की आरती उतारती हैं। अब अपने पैर से कलश गिराकर अंदर आइए देवरानी जी। प्रिया ऐसा ही करती है। भाभी बड़ा ही शानदार गृह प्रवेश की तैयारी की है आप सबने। अच्छा, वैसे माँ का है? मीनू ने सारी बात बताती है, जिसके बाद अंकुश और प्रिया उससे मिलने कमरे में जाते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा ट्रक भरकर दहेज उनके घर आता है, जिसे देखकर सास बहुत खुश होती है। इतना दहेज तो इन तीनों गरीब बहुओं की शादी में मिलाकर भी नहीं आया जितना ये बहू अकेले ही ले आई।
लेकिन अगली सुबह प्रिया देर से उठती है। तब तक तीनों जेठानियों ने खाना बना लिया होता है, जिसके बाद वो शगुन के नाम पर थोड़ा हलवा बनाती है। अब तक उसकी सास के दर्द में भी काफी आराम आ चुका था। प्रिया हॉल में आई तो उसने देखा कि उसका सारा दहेज का सामान वहाँ लगा हुआ है। माँ जी, ये मेरी दहेज का सामान यहाँ क्या कर रहा है? ये सब मेरे डैड ने मुझे इसलिए दिया है कि मेरे कमरे में लगेगा, समझी? ये स्प्लिट एसी, डबल डोर फ्रिज, ये महंगे सोफे, बड़ा टीवी सब मेरे लिए, ना कि इन फटीचरों के लिए। हाँ बहू, मैं अभी ये सारा सामान तेरे कमरे में रखवा देती हूँ। वैसे भी यहाँ रहे या अंदर क्या ही फर्क पड़ता है। तेरा कहना भी ठीक है। तेरी इन गरीब जेठानियों ने कभी ये सब देखा नहीं, तो ऐसा ना हो वो इन्हें खराब कर दे। फिर एक रोज जब प्रिया शॉपिंग पर गई हुई थी तो उसकी सास उसके मुलायम गद्दे पर आकर लेट जाती है। कुछ देर बाद जब प्रिया वहाँ आती है तो ये देख वो खूब आग बबूला हो जाती है और अपनी सास को 100 बातें सुना देती है। मैंने कहा था ना, आप गरीबों के लिए नहीं है ये सब। मेरे इतने महंगे गद्दे पर सोने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? चलिए अब जाइए यहाँ से। ये सब सुनकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तीनों जेठानियां भी वहाँ आ जाती हैं। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, अगले महीने जब हमारे पतियों को तनख्वाह मिलेगी तो उनसे कहकर हम ये सब आपके कमरे के लिए भी ले आएंगे। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी तीनों गरीब बहुओं की अहमियत समझ जाती है और उनसे माफी मांगती है। फिर अंकुर प्रिया से, बस प्रिया, बहुत हुआ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम मेरी माँ से ऐसे पेश आओगी। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी तो मेरी ये तीनों भाभियां हैं, जो आज तक माँ के ताने सुनती रही लेकिन कभी उफ तक नहीं की। ऐसी बीवी होने से अच्छा है मैं अकेले रहूं। चलो अब निकल जाओ मेरे घर से, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं अंकुश, मुझे माफ कर दो। माँ जी, जेठानी जी, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो भूल ही गई थी कि असली दौलत तो परिवार होता है, पैसा नहीं। प्रिया पूरी तरह से सुधर जाती है और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। आओ बहू आओ, तुम्हारे घर में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। सच, तुम्हें बहू बनाकर मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे आकाश के लिए एक सुंदर सी बहू लाऊं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। केतकी इसी तरह अपनी नई बहू गौरवी की भर भर कर तारीफें किए जा रही थी। तभी गृह प्रवेश के फंक्शन में आई एक औरत ने केतकी से कहा, मानना पड़ेगा केतकी, नई बहू का स्वागत करना तो कोई तुमसे सीखे। पूरा एक फंक्शन ही रख दिया गृह प्रवेश का। वाह वाह वाह, लेकिन ऐसा सब कुछ तुमने काजल के लिए तो नहीं किया था, है ना? केतकी ने उस औरत की बात को अनसुना कर दिया और फिर जोर से बोली, अरे कोई आरती तो लेकर आओ। अब मैं आ गई माँ जी, मैं उतारती हूँ अपनी प्यारी देवरानी की आरती। नहीं नहीं, मुझे दे, तेरी काली छाया इस बेचारी दूध सी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। केतकी की बात सुनते ही गौरवी के साथ साथ वहां खड़ी सारी औरतें मुंह छुपाकर हंसने लगी। काजल को ये बात बुरी लगी और वो वहां से चली गई। दरअसल केतकी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा आकाश। विकास ने काजल से लव मैरिज की थी। उसने काजल के गुणों के सामने उसके रंग को अहमियत नहीं दी। काजल देखने में जितनी काली थी उसका दिल उतना ही उछला था, मगर अक्सर इंसान की सीरत पर उसकी सूरत भारी पड़ी जाती है। काजल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आओ गौरवी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। जी माँ जी। इधर रसोई है, इसके ठीक सामने बाथरूम और ये गेस्ट रूम है। और उधर ऊपर क्या है माँ जी? वो तेरे जेठ का कमरा है। जेठ जी का मतलब? वो उस कमरे में अकेले रहते हैं क्या? नहीं, वो कलमुही भी तो रहती है उसके साथ। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, एकदम डामर है डामर। क्या माँ जी, आप भी बड़ी कमाल की बातें करती हैं। गौरवी आते ही समझ गई थी कि उसकी सास उसकी जेठानी से कितनी नफरत करती थी और इस आग में उसे घी कैसे डालना है ये भी वो अच्छे से जानती थी। केतकी और गौरवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अपने कमरे से काजल ने गौरवी को आवाज दी, अरे गौरवी, आओ, ऊपर आओ। जाओ, देखा ऊपर भी, पर जरा दूर ही रहना उस कलमुही से। केतकी मुंह बनाकर वहां से चली गई और गौरवी फिर ऊपर काजल के कमरे में पहुंची। आ जाओ गौरवी, अब यहाँ बैठो। वैसे भाभी, आप दोनों की लव मैरिज है क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो बस आपको देखकर अंदाजा लगाया मैंने। गौरवी का ये ताना सुनकर काजल का दिल ही टूट गया। उसने गौरवी से जवाब में कुछ नहीं कहा। वैसे काजल के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। बचपन से ही उसके रंग को लेकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता आया था, लेकिन उसका पति विकास सबसे अलग था। वो उससे बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने सबके खिलाफ जाकर काजल से शादी की थी।
लेकिन शादी के 3 सालों के बाद भी काजल की सास केतकी ने उसे दिल से नहीं अपनाया था। अरे काजल, दाल चढ़ा दी क्या? नहीं माँ जी, बस अभी जा ही रही हूँ। उफ, एक तो काली, ऊपर से 1 नंबर की आलसी, कोई काम समय से नहीं होता इससे। केतकी की बात सुनकर पास ही खड़ी गौरवी हंसने लगी। वो तैयार होकर घर से बाहर जा रही थी। ये देखकर केतकी ने उससे पूछा, कहीं जा रही हो गौरवी? हाँ माँ जी, जरा पार्लर होकर आती हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। जी माँ जी। गौरवी को घर का कोई काम नहीं आता था। वो तो सारा दिन बस खुद को ही संवारती रहती थी। दूसरी तरफ काजल घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती, लेकिन फिर भी केतकी का दिल जीतना उसके लिए लगभग नामुमकिन ही था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गौरवी को जब भी मौका मिलता वो काजल के खिलाफ अपनी सास के कान भरती रहती, जिसका असर केतकी के व्यवहार में साफ दिखता। चलो, सब्जी तो बन गई, अब पहले छत से कपड़े ले आती हूँ, फिर रोटियां बनाऊंगी, तब तक ये भी नहा धोकर आ जाएंगे। काजल रसोई से निकलकर छत पर चली गई और तभी गौरवी रसोई में आई। ऐसे कैसे सब्जी बन गई जेठानी जी? इस सब्जी को तो और पकना है अभी। इतना कहकर गौरवी ने सब्जी की गैस फिर से जला दी और तेज फ्लेम छोड़कर वापस अपने कमरे में चली गई। हुआ ये कि काजल के वापस आने से पहले ही सारी सब्जी जलकर काली हो गई और पूरे घर में धुआं फैल गया। हाय हाय, ये क्या कर दिया? अरे कहाँ मर गई करम जली? शोर सुनकर काजल फौरन छत से उतर कर आई, जहां केतकी गुस्से से उबल रही थी। माँ जी, ये कैसे हुआ? मैं तो गैस बंद करके गई थी। अच्छा, और भूत आकर जला गए गैस? वैसे तेरे होते हुए भूत कहाँ से आएंगे? वो तो तुझसे डर कर ही भाग जाएंगे। न काम की न काज की, बस दुश्मन अनाज की। बताओ, सारी सब्जी जलाकर काली कर दी, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह। माँ बस करो, गलती इंसान से ही होती है और काजल भी एक इंसान है। तू चुप रह विकास, बस तेरी जिद के आगे मैंने इस कलमुही को इस घर में आने दिया। मैं ही जानती हूँ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ इसे मैं। बस करो माँ, ठीक है, अब यहाँ किसी को कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और काजल अब यहाँ नहीं रहेंगे। हैं? विकास सुन तो बेटा। केतकी ने विकास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। काजल के आत्मविश्वास की खातिर उसने काजल के साथ घर छोड़ दिया और इस तरह गौरवी की चाल कामयाब हो गई। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद, गौरवी बेटा, खाना बना दिया क्या? नहीं माँ जी, इन्हें बोल दिया है, ये आते हुए पैक करवा लाएंगे। हैं, पर बाहर से क्यों? तुमने क्यों नहीं बनाया? ओहो माँ जी, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया, फिर कैसे बनाती खाना? इतना कहकर गौरवी अपने कमरे में चली गई। काजल के जाने के बाद से ही केतकी की पूरी गृहस्थी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि गौरवी तो कुछ करती नहीं थी, ऊपर से अब वो बदतमीजी पर भी उतर आई थी। गौरवी, जरा अचार ले आना। क्या माँ जी, आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि खुद से अचार भी ना ले सको? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। उस दिन पहली बार केतकी को काजल की याद आई और उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? काजल ने कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, और मैंने क्या किया? केतकी जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वो फौरन विकास और काजल के घर पहुंची और फिर, अरे माँ जी, आप अब आइए ना। सुनिए, जल्दी आइए, देखिए कौन आया हमसे मिलने। मैं तुमसे मिलने नहीं, बल्कि तुम दोनों को वापस घर ले जाने आई हूँ बेटा। लेकिन माँ जी, अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, ना हमारा घर और ना मैं। इतना कहकर केतकी वहीं बेहोश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों रे केतकी, अब ये क्या सूझी तुझे? एक ही बहू का दूसरी बार गृह प्रवेश? दूसरी बार नहीं, पहली बार, इस घर में भी और मेरे दिल में भी।